नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। हम लोग अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से आज 7वां क्लास है। इसके पहले का क्लास जो भी साथी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और प्रमुख पर्वतमाला है। क्या है? सबसे बड़ी और प्रमुख पर्वतमाला है। और सबसे छोटा महाद्वीप पूछे कि सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, तो वो भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। और ग्रेट बैरियर क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बनता है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति क्या है, तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट क्वींसलैंड के पास कोरल सागर में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी तट क्वींसलैंड के पास कोरल सागर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, माउंट अनकोकागुआ, माउंट एटना, माउंट कोटोपैक्सी। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछा है, तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा माउंट अनकोकागुआ। क्या हो जाएगा? माउंट। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 6960 मीटर ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6960 मीटर। और दक्षिण अमेरिका की सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत क्या है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत वो हो जाएगा एंडीज। क्या हो जाएगा? एंडीज। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्या है? सबसे लंबी पर्वतमाला है। और इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार हो जाएगा 7200 किलोमीटर। इसका जो है ये महत्वपूर्ण रूप से इसका विस्तार हुआ है। और यहीं पर क्वेश्चन है कि आटाकामा मरुस्थल भी यहीं पर है। क्या है? आटाकामा मरुस्थल। और यह जो है नाइट्रोजन का भंडार माना जाता है। नाइट्रोजन का भंडार किसे माना जाता है? तो आटाकामा मरुस्थल को। और यहीं पर मौजूद है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट अनकोकागुआ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है क्या? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, ये जब यूपी टेट में पूछा गया था क्वेश्चन, ये गलत पूछा गया था। क्या था? यहाँ पे इसको राष्ट्रीय नहीं पूछना चाहिए था, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे पूछना चाहिए था राजकीय पक्षी। क्या? राजकीय। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारस क्रेन। क्या हो जाएगा? सारस क्रेन। और ये जो है राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी वो हो जाएगा मोर। मोर हो जाएगा। और यहीं पे राष्ट्रीय चिन्ह की राजकीय चिन्ह की बात करते हैं। तो राजकीय चिन्ह जो है वो एक वृत्त में 2 मछली, तीर, धनुष, ये जो आपने पिक देखा होगा, और नहीं तो आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि एक वृत्त में 2 मछली और जो है एक तीर और धनुष जो बना होता है, यही जो है राजकीय चिन्ह होता है। और राजकीय मिठाई की बात करें तो राजकीय मिठाई चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो और भारत का, दोनों का क्या है? वो जलेबी है। क्या है? जलेबी। उत्तर प्रदेश का और भारत का दोनों का राजकीय मिठाई जो है वो जलेबी है। खेल, तो खेल जो है वो हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस तो कब हो जाएगा? 24 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है। क्या? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध यह दोनों गोलार्धों मतलब ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये इन दोनों के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध के
नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है? शीतोष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण पूर्वी यूरोप के घास का मैदान, तो वो हो जाएगा स्टेपीज। क्या हो जाएगा? स्टेपीज। और इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि ये यूरेशियन स्टेपी का हिस्सा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण घास का मैदान है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किलोमीटर में, डॉप्सन इकाई में, फैदम में, प्रकाश वर्ष में। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। यह ऑक्सीजन के 3 अणु से निर्मित होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे O3 लिखा जाता है। इसका विस्तार कितना है? तो ओजोन परत का विस्तार जो है वो 15 से 35 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। ये सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को जो है वो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको अवशोषित करता है। क्या करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को उनको अवशोषित करता है। ये एक आयोजन हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण में एक आयोजन हुआ था। क्या था वो? जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ पे हुआ था? तो वो कनाडा में हुआ था। कहाँ? कनाडा में। और कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को। कब? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसका विषय क्या रखा गया? इसका विषय रखा गया ओजोन परत संरक्षण। क्या? ओजोन परत संरक्षण। इसीलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। किस में मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? क्या? कि कौन सा हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? सोमेटोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन और पैराथार्मोन। तो जो है पैराथार्मोन हार्मोन रक्त के कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने वाला क्या है? पैराथार्मोन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन यह स्रावित होने वाला हार्मोन है। क्या है? यह स्रावित होने वाला हार्मोन है। यह कैल्शियम के साथ फास्फेट को भी नियंत्रित करता है। क्या? कैल्शियम के साथ फास्फेट को भी नियंत्रित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। क्या? नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। गेहूं की, दलहनों की, धान की, उपरोक्त सभी। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वो नाइट्रोजन और नाइट्रेट। क्या? नाइट्रोजन और नाइट्रेट। नाइट्रोजन जो है हमारे परिवेश में जो सबसे बड़ी गैस पाई जाती है वो क्या है? तो वो नाइट्रोजन है। और हरे पेड़ पौधे इस्तेमाल किसका करते हैं? तो वो नाइट्रेट का करते हैं। और नाइट्रोजन से नाइट्रेट के बीच जो परिवर्तन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वो किसके द्वारा होता है? तो वो जीवाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा होता है। और जीवाणु नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और मृदा में नाइट्रेट को छोड़ते हैं। क्या करते हैं? एक बार फिर से समझते हैं कि हमारे परिवेश में जो सबसे बड़ी गैस पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। और हरे पेड़ पौधे किसका इस्तेमाल करते हैं? वो नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। और नाइट्रोजन से नाइट्रेट के बीच जो परिवर्तन की क्रिया होती है उससे किसके द्वारा होती है? तो वो जीवाणु द्वारा होती है। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा होती है। और जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और मृदा में नाइट्रेट को छोड़ते हैं। और ये सभी संपूर्ण जो है ये क्रिया जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। और जीवाणु जो सबसे अधिक वो कहाँ किन फसलों में होती है? तो वो दलहन की फसलों में होती है। और यहाँ पे पूछा क्या है कि कौन नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं? तो वो हो जाएगा दलहनों की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दलहन। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो हो जाएगा राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रोडियम। ये सब जो हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं वर्षावन में, रेगिस्तान में, सुंदरवन में, हिमालय में। तो मैंग्रोव वन किसे कहते किसे हैं?
तो मैंग्रोव वन जो है जो कि खारे पानी में या फिर अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं वो मैंग्रोव वन होते हैं। मैंग्रोव वन का सबसे अच्छा उदाहरण जो भारत में है वो कहाँ पे है, तो वो पश्चिम बंगाल और जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। और इसका मैंग्रोव वन पाए कहाँ जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा में। कहाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुंदरबन में। और सुंदरबन यह वर्तमान समय में राष्ट्रीय उद्यान भी है और अभ्यारण्य भी। क्या, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, ये वर्तमान समय में सुंदरबन है। और बाघ और हाथी जो है ये पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं और इसी के लिए जाने जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कैसे हुआ, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है नदियों द्वारा हिमालय से, क्या, नदियों द्वारा हिमालय से बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी, गाद, मलबे, ये सब बंगाल की खाड़ी में जमा होते हैं उनसे हुआ है। यह सतत प्रक्रिया है, मतलब ये 1 2 4 दिन 10 दिन या 2 4 माह में नहीं होता, ये निरंतर चलता है। और इसमें जो हजारों वर्षों से नदियों के संगम पर जो मिट्टी जमा होने से इसका विशाल डेल्टा बनता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, मैंग्रोव वन है। क्या है, मैंग्रोव वन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोकरेक बायो रिजर्व कहाँ स्थित है। क्या, नोकरेक बायो रिजर्व कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, मेघालय में, अंडमान निकोबार, केरल। तो भारत में जो कुल बायो रिजर्व की संख्या है वो कितनी है, तो वो 18 है। कितनी है, 18। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। क्या, नीलगिरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ पे, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। कहाँ पे, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, कि ग्रेट निकोबार बायो रिजर्वियर ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, कि पूछे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के ऐसे स्थल होते हैं जिन्हें पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की रक्षा के लिए यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा नामित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने और सतत विकास को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। नोकरेक बायो रिजर्व कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या, यूग्लिना में, साइकान में, हाइड्रा में, जेलीफिश में। तो क्लोरोफिल का वर्णक कैसा होता है, तो क्लोरोफिल का वर्णक जो है वो हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है, इसीलिए पत्तियों का रंग जो है वो तो हरा होता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल द्वारा ही होता है। यह मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, तो वनस्पति जगत में। कहाँ पे, वनस्पति जगत में। तो क्लोरोफिल जो है किसमें पाया जाता है, तो वो यूग्लिना में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूग्लिना। यूग्लिना क्या है, तो यह क्लोरोफिल युक्त प्रोटोजोआ है। क्या है, क्लोरोफिल युक्त प्रोटोजोआ है। ये यूग्लिना जो है यह जंतु जगत और पादप जगत दोनों के बीच की जो है वो क्या है, कड़ी है। दोनों के बीच की कड़ी है। वनस्पति जगत और जंतु जगत इन दोनों के अंदर जो है वो संयोजी गुण पाया जाता है और वो संयोजी गुण जो है इनके अंदर पाया जाता है। और युग्लिना जो है वो स्वपोषी और विषमपोषी, ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों के गुण जो है युग्लिना में पाए जाते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्वपोषी और विषमपोषी दोनों के गुण किन में पाए जाते हैं, तो वो युग्लिना में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युग्लिना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल का शुद्धिकरण ... रासायनिक कारक से होता है। मतलब कि जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा जो है रासायनिक कारक से होता है, तो जल का शुद्धिकरण वो जो है पोटेशियम परमैंगनेट, क्या, पोटेशियम परमैंगनेट रासायनिक कारक से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है कि किस अवक्षेपण द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, फिटकरी। क्या हो जाएगा, फिटकरी हो जाएगा। और रासायनिक कारक जो हैं और कौन कौन से, तो क्लोरीन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, आयोडीन
कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब जो है वो रासायनिक कारक हैं। जल के शुद्धिकरण का रासायनिक कारक फिर से रिपीट करते हैं, रासायनिक कारक कौन कौन से हैं? क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब जो है रासायनिक कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाए जाने योग्य कवक है? क्या? कवक। कवक का सबसे अच्छा उदाहरण होता है मशरूम। क्या होता है? मशरूम, जिसे हम शाकाहारी मांस कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी मांस। तो इसमें से खाए जाने योग्य कवक कौन सा है? एगेरिकस है। क्या है? एगेरिकस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एगेरिकस। एगेरिकस ये जो है ये खाने वाले मशरूम की एक प्रजाति है और इसके जो है कुल कितने सदस्य पाए जाते हैं इसमें? तो इसके जो है कुल लगभग जो है वो 300, क्या 300 से ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवृतबीज पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? क्या है? त्रिगुणित है। मूलांकुर, बीजपत्रक, प्रांकुर और भ्रूणपोष। तो आवृतबीज पौधे, बात करते हैं आवृतबीज पौधे। ये ऐसे पौधे हैं जिनके बीच आवरण जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीज जो है वो आवरण से ढके हुए होते हैं और किसी खोल में, जैसे कि बीज हो गया और इसके बीज के ऊपर जो है वो आवरण चढ़ा हुआ हो, तो क्या कहलाते हैं? आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे आम हो गया, मटर हो गया, मूंगफली हो गया, सेम हो गया, ये सब जो है आवृतबीजी पौधे के उदाहरण हैं। तो इसमें से पूछा क्या है? आवृतबीजी पौधे में कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भ्रूणपोष। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कुल में भित्तिलग्न बीजान्यास पाया जाता है? क्या? भित्तिलग्न बीजान्यास पाया जाता है। सोलेनेसी, एस्टेरिशो, ब्रेसिकेसी, क्या ब्रेसिकेसी, मालवेसी। तो यहाँ पे पूछा क्या है? ये जो है टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, जो कि यूपी टेट में पूछा गया है। ये जो है टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। भित्तिलग्न क्या पूछा है? भित्तिलग्न बीजान्यास जो है ये मुख्य रूप से उन पौधों के अंडाशय में होता है। किसमें? उन पौधों के अंडाशय में पाया जाता है जिनमें अंडाशय एक कोष्ठ की होता है। क्या? एक कोष्ठ ही होता है, लेकिन बाद में कूटपट के कारण वो द्विअंडी या बहुअंडी दिख सकता है। क्या होता है? बाद में जो है ये कूटपट के कारण द्विअंडी या फिर बहुअंडी दिख सकता है। उदाहरण, तो इसके उदाहरण जो है ये मुख्य रूप से क्रूसीफेरी कुल के पौधे में पाया जाता है। क्रूसीफेरी मतलब इसको जो है इसका क्या है? ये ब्रेसिकेसी, इसके नाम से भी जाना जाता है। ब्रेसिकेसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्रूसीफेरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये किस कुल के पौधे में दिखता है? तो ये इसी के ऑप्शन नंबर सी, ब्रेसिकेसी के पौधे में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। क्या? अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है एथिल अल्कोहल, ग्लूकोज, मैलिक एसिड, कोई नहीं। तो अनाक्सी श्वसन होता क्या है? अनाक्सी श्वसन की बात करते हैं। तो अनाक्सी श्वसन ये जो है वह श्वसन है जो बिना ऑक्सीजन के होता है। क्या? जो बिना ऑक्सीजन के होता है उसी को हम अनाक्सी श्वसन कहते हैं। इसका एक और नाम होता है, क्या? अवायवीय श्वसन। क्या? अवायवीय श्वसन। इसको जो है अनाक्सी श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका अंतिम उत्पाद पूछा है कि अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल। क्या? एथिल अल्कोहल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिल अल्कोहल। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नई क्लास में। कैसी रही क्लास ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।